गांधी क्या लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे कम गालियां दी, मेरे पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पुरखों के साथ जिस तरह का व्यवहार और अपमान किया है उसके मुकाबले में आपकी गालियां कम। देश और समाज तब बनता है। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा झेलने की भी हिम्मत और ताकत समाज के उन नेताओं के पास होनी चाहिए जो उस दौर के नेता होते हैं। अंबेडकर भी दोबारा जिंदा हो गए। जिनकी कौमें, जिनके पुरखों ने सदियों सदियों से अपमान किए, उनके घर में भी डॉक्टर अंबेडकर बैठे हुए। आपके विचारों की इससे बड़ी जीत और नहीं हो सकती। जो छूते नहीं थे, वीपी सिंह की शहादत हुई है, लेकिन मरा हुआ वीपी सिंह जिंदा वीपी सिंह से ज्यादा खतरनाक। चुनाव का मुद्दा 2024 का इंडिया का, हमारे गठबंधन का होगा। सारे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब इस बार कोई जल के नहीं मरेगा। जातिगत जनगणना 1931 में पहली बार हुई थी। अंग्रेज का राज था। आज तो आप कह भी देते हो कि गर्व से कहो हम जाटव हैं, गर्व से कहो हम पिछड़े हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, अमुक अमुक जातियां हैं। उस समय नहीं कह सकते थे। उस समय जात छिपाते थे। हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में एक बरादरी है, इन कल्याण सिंह जी की जो मुख्यमंत्री थे, वो लोध हैं, पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने नाम दे रखा लोध राजपूत। वो नहीं कहते, शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, सामाजिक अपमान की वजह से। देश का प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर की और पटना की सभाओं में कहता कि भाइयों बहनों वो दिन चले गए जब ये पार्टी कुछ जातियों की पार्टी हुआ करती थी। अब ये दलितों की है, महादलितों की है, पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है। ये भाषा बदली, ये आपकी ताकत का नतीजा है। अब वीपी सिंह जी की मृत्यु और जन्मदिन लोगों को याद नहीं। बागेश्वर धाम का तो सबको याद हो गया है, लेकिन जो हमारा बागेश्वर धाम था उसका किसी को याद नहीं। आज के कार्यक्रम के सभापति जी माननीय राजेंद्रपाल गौतम जी, श्री HL दुसाद जी, श्री रतनलाल जी, श्री मंडल जी, डॉक्टर शाह जी, डॉक्टर अनिल जय हिंद जी और सभागृह में आए हुए सभी साथियों, मैं बहुजन डायवर्सिटी मिशन से जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2024 के आम चुनाव से पहले जन जागरण के लिए भी, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए भी जो एजेंडा इन्होंने सुझाया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने रतनलाल जी को भी, दुसाद जी को भी, सभी साथियों को सुना और बहुत दिनों के बाद मुझको ये लोग भी मिले और ये भाषा भी मिली। हालांकि कम गुस्से में आप लोग थे, थोड़ा और गुस्सा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता। पिछले वीपी सिंह जी के समय में जब मंडल लगा था तो 2 MP थे, मधु दंडवते जी और मैं, जो हाई कास्ट के थे, और दोनों लोग पार्लियामेंट के अंदर भी, और उस समय एक ही TV चैनल था, उस पर हमने इसका समर्थन किया था और हम दोनों ही हार गए थे। चुनाव के बाद हम दोनों को हराने में हमारे अपने लोग भी शामिल थे। जहाँ भी जाते थे वहीं घेरा होता था। और मेरे पास तो कई चिट्ठियाँ हैं, मैंने संभाल के रखी हुई हैं धरोहर के रूप में, कि लगता है कि तुम्हारे पिताजी भी इस जात के नहीं बल्कि उस जात के रहे हों। तो समाज परिवर्तन की कुछ भी करो इस देश में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मत छू। इसको छूने की मनाही है। जिसने ये छुआ वो मरा। वीपी सिंह जी
ने छुआ। अब वीपी सिंह जी की मृत्यु और जन्मदिन लोगों को याद नहीं। बागेश्वर धाम का तो सबको याद हो गया है, लेकिन जो हमारा बागेश्वर धाम था उसका किसी को याद नहीं। और मैं उस चीज को भी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जब मंडल कमीशन लगा तो कई बच्चों ने आत्महत्याएं करनी शुरू की। हमने संसद में पूछा, बाहर भी पूछा, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं 1947 से पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां थी, क्लास 1 की और क्लास 2 की सारी नौकरियां या तो अंग्रेजों के पास थी या उनके गुलामों के पास थी। तब किसी ने आत्महत्या नहीं की, तब कोई विरोध नहीं था। इसलिए जब उसको देखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी जब जाते हैं एम्स के अंदर, गोस्वामी नाम है उस लड़के का जी, हाँ, तो जितने डॉक्टर हैं वो सब घेर लेते हैं दोनों को कि जनता दल से समर्थन वापस लो, आपने क्या कर दिया ये। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध वो डॉक्टर लोग करते। ऐसी ऐसी चीज सुनने को मिलती है कि आपने इतने 15-20% वालों को डॉक्टर बना दिया तो जो लोगों को जान से मार देंगे। उसी दिन आडवाणी जी तय करते हैं कि अब इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे, और वहीं से वो सारनाथ से अपना रथ लेके चलते। और अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि उसका असर क्या हुआ है। अभी हमारे साथी कह रहे थे एजेंडा सबका वही हो गया है जो डॉक्टर अंबेडकर ने, कर्पूरी ठाकुर ने और वीपी सिंह ने तय किया था, वो है सामाजिक न्याय। एक पार्टी बताओ, देश का प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर की और पटना की सभाओं में कहता कि भाइयों बहनों वो दिन चले गए जब ये पार्टी कुछ जातियों की पार्टी हुआ करती थी, अब ये दलितों की है, महादलितों की है, पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है। ये भाषा बदली, ये आपकी ताकत का नतीजा है, ये आपकी चेतना का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी, कोई मित्र अगर उसके हमदर्द हो तो मुझको विरोधी ना माने। जिस दिन सरकार वीपी सिंह की जारी थी, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का था और समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था, तब हमारी सरकार, वो भी हम भूलते नहीं हैं। 2 सरकारें बनी और दोनों कुर्बान हुई आरक्षण के नाम पर। पहली सरकार थी कर्पूरी ठाकुर की 1978 में, जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने 1978 में रखी, तो भारतीय जनसंघ के जो लोग उस समय थे, कांग्रेस ओ के जो लोग उस समय थे, और जो इस तरह की जो प्रतिगामी ताकतें थी, सबने मिलकर के कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया। जब मंडल कमीशन की अनुशंसा 7 अगस्त 1990 में लागू की गई, तब कांग्रेस पार्टी और हमारी अपनी भी पार्टी, एक चीज और ध्यान रखिए आप, कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी में थे, 2 हिस्सा होगी, वीपी सिंह जनता दल में थे, 2 हिस्सा होगी, और सब अपनी अपनी माँ के पेट में जाके चिपक गए जो जहां पैदा हुए थे। हमने अपनी कतारों में से जो हमारे साथ थे, हमारे साथ जीत करके आए थे, जब मंडल लगा, जब मुंगेरी लाल लगा, सब अपनी अपनी जातियों के साथ चले गए। इसलिए आज वो दौर नहीं है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रायपुर में, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कर्नाटका का, सारे वही नारे हैं जो समाजवादी आंदोलन के या बहुजन आंदोलन के थे। जू का तू उन्होंने पास किया। और जातिगत जनगणना 1931 में पहली बार हुई थी, अंग्रेज का राज था। आज तो आप कह भी देते हो कि गर्व से कहो हम जाटव हैं, गर्व से कहो हम पिछड़े हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, अमुक अमुक जातियां हैं। उस समय नहीं कह सकते थे। उस समय
जात छिपाते थे। हमारे यहाँ पश्चिम यूपी में एक बरादरी है, इन कल्याण सिंह जी की जो मुख्यमंत्री थे, वो लोध हैं, पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने नाम दे रखा लोध राजपूत। वो नहीं कहते, शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, सामाजिक अपमान की वजह से। पूर्वांचल में बनारस के आसपास के जितने भी जिले हैं उसमें कुर्मियों की बहुत तादाद है। हम जब जाते हैं उधर सभाओं में तो वो कुर्मी लोग लिखते हैं कुर्मी क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय उनको कुर्मी नहीं मानते, बैकवर्ड मानते हैं, और वो कह रहे हैं जात छिपाने के लिए हम ये हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 1931 में सब लोग अपनी जात छुपा रहे थे और अपनी जात को बड़ी जाति में परिवर्तित कर रहे थे, चाहे एससी थे, एसटी थे, बैकवर्ड थे या अति बैकवर्ड थे। लिहाजा जातिगत जनगणना होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जात का पर्दा फाश हो सके, कि पता लग जाए। और जब ये होगा, बिहार सरकार ने की है, मैं कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन पिछड़ों की तादाद भी बढ़ी हुई है और शेड्यूल कास्ट की तादाद भी बढ़ी हुई है। फिर दूसरा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगली लड़ाई वो। तो मैं अपने जो मंच पे बैठे हुए नेता साथी और आप लोगों को एक यकीन में दिला के जाना चाहता हूं कि चुनाव का मुद्दा 2024 का इंडिया का, हमारे गठबंधन का होगा। सारे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब इस बार कोई जल के नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे सामने बैठे और मंच पे बैठे लोगों ने एक काम जरूर कर दिया कि संख्या बहुत करा दी। अब किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी जो बिहार के लोग थे, वो भी हमारे साथ आकर के प्रधानमंत्री से कह रहे थे, हाँ जी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिम्मत नहीं अब, जैसे 1990 में थी। वीपी सिंह की शहादत हुई है, लेकिन मरा हुआ वीपी सिंह जिंदा वीपी सिंह से ज्यादा खतरनाक। आज कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है। मैं रोहित वेमुला का जिक्र आया, मैं उस समय राज्यसभा में था और हम 2-3 लोग वहां पे गए थे। ऐसा मैंने जन जागरण अपने जीवन में नहीं देखा। 5 टेंट लगे हुए थे लड़कों के। पेरियार स्टूडेंट संघ 1, डॉक्टर अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट संघ 2, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन 3, कर्पूरी ठाकुर स्टूडेंट्स यूनियन 4 एंड अबव ऑल महात्मा फुले जन जागरण स्टूडेंट। ऐसा माहौल वहां पर था कि जैसे पूरा समाज ही जागृत हो गया। मेरी राज्यसभा की स्पीच है, मैं दुसाद साहब को, रतनलाल जी को, गौतम जी को भेंट करूंगा उसको। कितने % शेड्यूल कास्ट के लड़के इंटरमीडिएट तक पहुंचते हैं, फिर ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, और 0.05% छात्र हैं SC ST के जो रिसर्च स्कॉलर के लिए पहुंचते हैं। और वो हत्या नहीं, वो उसकी आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। और उसने इतनी चेतना पैदा की कि पूरे दक्षिण भारत में सफाया हो गया पार्टी, अभी ताजा ताजा भी हो गया। लिहाजा जो सवाल आपके हैं, अब वो सारी पार्टियों के मुद्दे बनेंगे। अंबेडकर भी दोबारा जिंदा हो गए। जिनकी कौमें, जिनके पुरखों ने सदियों सदियों से अपमान किए, उनके घर में भी डॉक्टर अंबेडकर बैठे हुए। आपके विचारों की इससे बड़ी जीत और नहीं हो सकती। जो छूते नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर का सबसे पहला आंदोलन पानी को लेकर था कि घाट पे पशु पानी पी सकता है, लेकिन मुझे जाने की इजाजत नहीं है। पानी सत्याग्रह था डॉक्टर अंबेडकर का। और उन शरीफ जादे, रईस जादों के घरों में, बेडरूम में डॉक्टर अंबेडकर झांक रहे।
ये होती है वोट की कीमत, ये होती है विचार की कीमत। 2024 का अभी आपने जिक्र किया, लेकिन हमारे समाज की जो जड़ता है वो और भी गहरी है, एक दो दिन की नहीं है। अमेरिका है, वहां भी काले और गोरे का भेद है जैसा आपके यहां है, और उन्होंने तो अपने राष्ट्रपति भवन का नाम ही व्हाइट हाउस रख दिया था, लेकिन उसमें भी काला बैठ गया। बैठा नहीं बैठा काले रंग का आदमी, लेकिन आपको अभी और लड़ाई लड़नी है। मैं वैचारिक तौर पर इस बहस को चलाना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने सही थे। जब भी रतनलाल जी शायद अभी जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, वो इस तरह की वोटिंग व्यवस्था की पक्षधर नहीं। हालांकि मैं गांधीवादी विचारों से प्रभावित हूं, तो भी डॉक्टर अंबेडकर की मैं उस अवधारणा को भी सही मानता हूं कि शेड्यूल कास्ट के एमएलए एमपी उनके भी लोगों के द्वारा जीत कर अगर पहुंचे तो वो ज्यादा स्वाभिमानी हो। ये डॉक्टर अंबेडकर का। जब हम जाते हैं वोट मांगने के लिए, मेरे साथ मेरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हर एक में एक शेड्यूल कास्ट का, मैं हाथ मिलाता हूं और शेड्यूल कास्ट का जो एमएलए का उम्मीदवार है वो पैर छूता है, एक ही पार्टी के, एक ही चुनाव चिन्ह के। तो डॉक्टर अंबेडकर ये भी चाहते थे, हालांकि महात्मा गांधी का पूना पैक्ट वाले आप सब लोग हो, और उसमें गांधी जी ने एक बार जब ये चलाया दलित आंदोलन, अनड्रेस्ड होना, छोटे कपड़े पहनना, दलित बस्तियों में लिखना, तो डॉक्टर अंबेडकर एक चिट्ठी लिखते हैं उसको, गांधी को, कि महात्मा गांधी, महात्मा नहीं लिखते थे, वो गांधी जी लिखते थे कि जो हिंदू की जाति व्यवस्था है तो उसका सबसे चतुर चालाक दलाल, हिंदू की जाति व्यवस्था का तू सबसे ज्यादा चतुर चालाक दलाल है। चूंकि गांधी ये हरिजनोद्धार चला रहे थे, लेकिन सारे सुधारवादी कदम थे। गांधी क्या लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे कम गालियां दी, मेरे पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पुरखों के साथ जिस तरह का व्यवहार और अपमान किया है उसके मुकाबले में आपकी गालियां कम। देश और समाज तब बनता है। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा झेलने की भी हिम्मत और ताकत समाज के उन नेताओं के पास होनी चाहिए जो उस दौर के नेता होते हैं। अब तो एक चीज में जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे मुसलमान भाई बैठे, ये थोड़ा इसको अन्यथा ना ले। संविधान के मामले में मुसलमान बन जाओ, खबरदार जो छुआ। कुरान शरीफ को छूने की एवज में जान तक लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूं इसको कुरान शरीफ जैसी मान करके इसके लिए आप भी तैयार कि खबरदार अगर इसको छुआ तो। यही हमारी गीता है, यही हमारी कुरान है, यही हमारी बाइबिल है और यही हमारा गुरु ग्रंथ साहब है। और माफ करना, अगर डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू में तो संविधान सभा में कई लोगों ने कहा कि जो ऊंची जात के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स वाले लोग हैं, उनका वोटिंग राइट होना चाहिए। गांधी जी ने भी यद्यपि उनका साथ दिया इसमें, लेकिन अगर अडल्ट फ्रेंचाइज ना होता तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपका इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी प्रवेश आज वर्जित होता। आप आ नहीं सकते थे, यहां पर बाहर गिरफ्तार होते कि यहां का माहौल खराब करना है, बाहर रहो। तो ये रुतबा, ये जलवा कि आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आप बैठे हो, ये भी डॉक्टर अंबेडकर का किया हुआ। इसलिए जान चली जाए लेकिन संविधान नहीं जाना चाहिए। ये आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी आजादी की शर्त है और ये भी तय करो। बहुत अपमान झेला है मुझको, संसद में भी, संसद से बाहर भी मैं लिखता रहता हूं। मैंने बहुत पीड़ा के साथ पिछले सप्ताह एक लेख लिखा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट छपी है,
2014 में संसद में हमने कानून बनाया, उसमें मैं भी शामिल था, कि 3 साल के अंदर हाथ से मल साफ नहीं करेगा कोई, और उस मल को सर पे भी कोई नहीं ढोएगा। ये हमने पास कर दिया। और अगर कोई कराता हुआ पाया गया तो उस पे ये जुर्माने होंगे, इतने दिन की सजा होगी। ये भी दर्द भरा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हफ्ते में एक आदमी, संसद का आंकड़ा मेरा नहीं है, हफ्ते में एक आदमी जो सेप्टिक वो है उसको साफ करते हुए अपनी जान देता है। हफ्ते में एक आदमी, उसके अंदर जिस तरह की गैसें निकलती हैं और जो उपकरण दिए जाने चाहिए टैंक में जाने वाले आदमी के लिए, वो नहीं दिए जाते। अंदर की जो नशीली गैसें हैं उसकी जान ले लेती हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में कभी ऐसा हुआ कि आदमी का मल आदमी ढो रहा हो? इससे ज्यादा नीच, कमीन, गंदा समाज दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों के मल से भी हम परहेज करते हैं, लेकिन एक पूरी कौम पिछले 4000 साल से सर पे मैला धो रही। कैसा सब समाज है आपका? और ढोरी है और अनटचेबल है। दूसरी बात ये, छूते नहीं है मुझको, मारते भी डंडे से हैं। ये परंपरा रही। जब मैं पढ़ता था तो 2 या 3 लड़के शेड्यूल कास्ट के थे, तो पिटाई के भी तरीके उनके अलग हैं, हमारे अलग हैं। उनको तमाचे नहीं लगते, उनको डंडे लगते। तमाचे लग गए तो वो भी अछूत हो जाएगा जिसने मारा। सजाएं भी अलग अलग। तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार डॉक्टर लोहिया ने चिट्ठी लिखी। मैं डॉक्टर अंबेडकर के बाद डॉक्टर लोहिया को मानता हूं, मंडल साहब जानते हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत सारी चीजें लिखी। तो एक बार ये तय हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों मिलकर के एक हो जाए। काफी इसमें काम हुआ। तो उसी बीच में डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि डॉक्टर साहब लगता है बहुत ज्यादा गुस्से में हो, थोड़ा गुस्सा कम करो। तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि तुमने देखा है और वो मैंने झेला है, तुम्हारे और मेरे बीच में ये फर्क है। वो अपमान जिन्होंने झेला है और हमने दूर से महसूस किया है, हम आपके बीच में एडमिट करते हैं कि आपकी पीड़ा ज्यादा है हमारी का। 4000 साल से पूरी कौम पखाना हो रही है, कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं हुआ। 75 साल तक ये संसद गूंगी बनी रही। और अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे 1/3 संसद की भाषा बता रहा हूं, 1/3, यानी कि 100 में से 33 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर मल को सर पे ढोने की और हाथ से साफ करने की परंपरा जारी है। शेम, डूब के मर जाओ आप। G20 मना रहे हैं, दुनिया के मुल्कों को बता रहे हैं कि हम ये हो गए। 75 साल की आजादी के बाद भी इंसान का मैला साफ करेगा। ऐसे उपकरण नहीं, चांद पे आप जा रहे हो। ऐसा यंत्र आप नहीं बना पाए। अब हमारे पुरुषार्थ कम हो गए। एक बार अशोका होटल में किसी रईस आदमी की शादी हो रही थी, मर गए। अब स्वामी अग्निवेशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम 50 भिखारी बच्चों को लेकर के गिरफ्तार हुए अंदर जाने के लिए। मैं चाहता हूं
मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि 50 अछूत अगर G20 के दौरान अपनी असलियत का बयान करते हुए यहाँ पे शरीफ लोगों के बीच में गिरफ्तार कि ये है हिंदुस्तान 75 साल के बाद का। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, आपकी जानकारियां भी नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में 2-3 बार चले गए, इसलिए पता है। आप जिस पढ़ाई को पढ़ोगे उसका भी कोई मतलब नहीं। 2 दुनिया हो गई है, एक दून स्कूल वालों की, एक अजमेर का मियो कॉलेज है, एक ग्वालियर का सिंधिया है, एक शिमला का सनावर है। 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए एक साल में खर्च होते हैं एक बच्चे पे, जो IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। और अब तो जो कोटा मिला था ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया, उस पर भी प्रहार हो रहे हैं। मुझको एक मोदी भक्त मिला पटना में, उपाध्याय जी। मैंने भाई तुम क्यों मोदी जी के भक्त हो? मोदी जी आरक्षण ने समाप्त कर रहे हैं। मैंने क्यों? कहा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने किया है ना, उसी में तो हम ही न रहेंगे। बताइए। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हमारे घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा है, उसमें भी आरक्षण लागू कर। 90% इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। मैं पार्लियामेंट की इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, उस नाते भी आपसे कहना चाहता हूं, सबका डीनेशनलाइजेशन कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं मेंबर रहा हूं, इतने मुनाफे में थी, उसका भी कर दिया आपने, सारी चीज बेच दी। किस लिए? कि आप लोग ना चले जाओ वहां पर। तीसरा और बड़ा, क्लास 2 की जो गवर्नमेंट सर्वेंट अफसर होंगे सब जानते होंगे, अब सीधे भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसमें आरक्षण नहीं है, योग्यता। तो भाई योग्यता पे डॉक्टर लोहिया ने भी लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी। भाई 3000 साल में जिसके घर में एक आदमी 2 क्लास पास नहीं कर पाया, कैसे आप एक विकलांग को 4 टांग वालों से कहते हो कि कंपीट करो? वो कैसे करेगा? एक लंगड़ा आदमी 2 टांग वाले से आगे कैसे निकलेगा? जितने भी SC, ST, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सब विकलांग हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप उनसे मुकाबला करो। तो अब नौकरियों में ये भी होगा। और तीसरा चौथा जो सबसे बड़ा है, एक भी कायदे के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जुडिशरी में, इसलिए आपके हक में कोई फैसला नहीं होता। तीसरी चीज हमने अपने घोषणा पत्र में जुड़वाई है कि जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए। मैं हमारी बेटियां बैठी हुई, इनके सामने मैं कहना नहीं चाहता था, एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ रेप होता है और जो रेप करने वाला वो अभिजात वर्ग का है, जज फैसला देता है कि क्या बात कर रहे हो आप, इन वर्गों का आदमी इन वर्गों के साथ कैसे कर सकता है जिनको हम छूते भी नहीं है। ये फैसले भी बंद होंगे और सोच भी बदलेगी। लिहाजा ये लंबी लड़ाई है, ये इतनी जल्दी होगी नहीं। और इसमें जो अभी रतनलाल जी का मैं प्रवचन देख रहा था, भाषण सुन रहा था उनका, इसको और फैलाने की जरूरत है। हर आदमी यहां से अंबेडकर का परचम लेकर निकले, उतना ही गुस्सा होना चाहिए जितना डॉक्टर अंबेडकर के पास था। नफरत नहीं मैं कहता, गुस्सा कह रहा हूं। नफरत में गुस्से में फर्क है। नफरत करोगे तो रास्ता भटक जाओगे, लेकिन क्रोध उतना ही होना चाहिए, बदले की भावना उतनी होनी चाहिए। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए मन मजबूत होना चाहिए। आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जिए। आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ो, उनको वो अपमान न झेलना पड़े जो आपने और आपके पुरखों ने झेला, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं और अधिक लंबा प्रवचन नहीं करना चाहता, मेरे पास काफ़ी पार्लियामेंट के उसके भी आंकड़े थे। बस मैं इसी के साथ दुसाद साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे डाइवर्सिटी मिशन का भी,
कि इस तरह के कार्यक्रम अगर आप अन्य राज्यों की राजधानी में करोगे तो हम अपना इंडिया वाला प्रोग्राम छोड़ करके भी आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।